वैशाली अब केवल 10 किलोमीटर दूर था। रोड अच्छा नहीं होने के कारण बस की गति बेहद धीमी हो गई थी। फिर भी मेरा मन कल्पनाओं की उड़ान भरता जाने कितना आगे उड़ा जा रहा था। कैसे लगते होंगे चंदू भैया? जो घर हमेशा रिश्तेदारों से भरा रहता था, उसमें अब केवल 2 लोग रहते हैं। अब वह कितना सूना व वीरान लगता होगा, इसकी कल्पना करना भी मेरे लिए बेहद पीड़ादायक था। अब लग रहा था कि क्यों यहाँ आई, और जब घर को देखूंगी तो कैसे सह पाऊंगी। जैसे इतने वर्ष कटे, कुछ और कट जाते। कभी सोचा भी ना था कि अपने घर और अपनों से इतने वर्षों बाद मिलना होगा। ऐसा नहीं था कि घर की याद नहीं आती थी, कैसे ना आती। बचपन की यादों से अपना दामन कौन छुड़ा पाया है, परंतु परिस्थितियां ही तो हैं जो ऐसा करने पर मजबूर करती हैं कि हम उस बेहतरीन समय को भुलाने में ही सुकून महसूस करते हैं। अगर चंदू भैया का पत्र ना आया होता तो मैं शायद ही कभी वैशाली आने के लिए अपने कदम बढ़ाती। 4 दिन पहले मेरी ओर एक पत्र बढ़ाते हुए मेरे पति ने कहा, तुम्हारे चंदू भैया इतने भावुक व कमजोर दिल के कैसे हो गए? मैंने तो चंदू भैया के बारे में कुछ और ही सुना था। पत्र में लिखी पंक्तियां पढ़ते ही मेरे आंखों में आंसू आ गए, गला भर आया। लिखा था, छोटी तुम लोग कैसी हो? मौका मिले तो इधर आने का प्रोग्राम बनाना। बड़ा अकेलापन लगता है, पूरा घर सन्नाटे में डूबा रहता है। तेरी भाभी भी मायूस रहती है, टकटकी लगाकर राह निहारती रहती है कि क्या पता कहीं से कोई आ जाए। समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे आज चंदू भैया जैसा इंसान एक निरीह प्राणी की तरह आने का निमंत्रण दे रहा है, और वह भी अकेलेपन का वास्ता देकर। यादों पर जमी परत पिघलनी शुरू हुई, वह भी चंदू भैया के प्रयास से, क्योंकि यदि देखा जाए तो यह परत भी उन्हीं के कारण जमी पड़ी थी। बचपन से ही चंदू भैया रोना या अपने दर्द दूसरे से कहना अच्छा नहीं समझते थे। आज वह इस स्थिति में कितना अच्छा समय था जब हम छोटे थे और एकता के धागे में बंधा कुल मिलाकर लगभग 25 सदस्यों का हमारा संयुक्त परिवार था, जिसमें दादी, एक विधवा व निसंतान चचेरी बुआ, हमारे पिता, उनके 3 बड़े भाई, सबके परिवार, हम 10 भाई बहन जो कि अपनी उम्र में भाई बहनों के साथ दोस्त की तरह रहते थे। सगे या चचेरे का कोई भाव नहीं। ताऊ जी की दुकान थी, जहां पर ग्राहक को सामान से ज्यादा ताऊ जी की ईमानदारी पर विश्वास था। मेरे पिता ताऊ जी के साथ दुकान पर काम करते थे और उनके अन्य 2 भाइयों में से एक स्थानीय डिग्री कॉलेज में तथा एक रेलवे विभाग में क्लर्क के पद पर थे, जो कि निसंतान थे। कन्नू व चंदू भैया ताऊ जी के बेटे थे। उनके बाद नन्हू व सोनू भैया थे। हम 3 बहनें, एक भाई थे। अध्यापन का कार्य करने वाले ताऊ जी के 2 बच्चे अभी छोटे थे, क्योंकि वे उनकी शादी के लगभग 10 साल बाद हुए थे। रेलवे विभाग वाले ताऊ जी निसंतान थे। समय के साथ घर में परिवर्तन आने शुरू हुए। दादी व बुआ की मौत के बाद एक कर हो गई। घर के लड़के वैशाली छोड़कर बाहर जाने लगे, कोई डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए तो कोई नौकरी के लिए। मेरी भी बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी। चंदू भैया की भी रांची में एक दवा कंपनी में नौकरी लग गई। जब वे भी चले गए तब अचानक एक दिन ताऊजी पापा से बोले, छोटे, अच्छा हुआ कि सभी अपने अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। मैं चाहता भी नहीं था कि आने वाले समय में नई पीढ़ी यहाँ बसे। हमने तो निभा लिया, पर ये बच्चे हमारी तरह साथ नहीं रह सकते। बड़ी मुश्किल से परिवार जुड़ता है और उसी में से किसी एक का योगदान नहीं होता, बल्कि सभी का धैर्य, निस्वार्थ त्याग, स्नेह व समर्पण मिल कर ही एकता रूपी मजबूत धागे की ओर डोर सबको जोड़ पाती है। वर्षों लग जाते हैं यह सब होने में। वैसे तो दूसरे लोग भी घर से गए थे, पर ताऊजी ने यह बात चंदू भैया के जाने के बाद ही क्यों कही? यह विचार मैंने मन में कौंधा और उसका उत्तर मुझे मात्र 6 महीने बाद ही मिल गया, वह भी एक तीव्र प्रहार के रूप में। ऐसी चोट मिली कि आज तक उसकी कसक अंदर तक पीड़ा देती है। बात यह हुई कि मात्र 6 महीने के बाद ही चंदू भैया नौकरी छोड़कर घर वापस आ गए।
मैं भी दुकान संभाल लूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बुढ़ापे में आप लोग अकेले रह जाएंगे। आप लोगों की देखभाल के लिए भी तो कोई चाहिए। कहते हुए जब चंदू भैया ने अपना सामान अंदर रखना शुरू किया तो घर के सभी सदस्य बहुत खुश हुए, किंतु ताऊ जी अपने चेहरे पर निर्लिप्त भाव लिए अपना कार्य करते रहे। मुझे जीवन की कड़वी सच्चाइयों का इतना अनुभव ना था, अन्यथा मैं भी समझ जाती कि यह चेहरा केवल निर्लिप्तता लिए हुए नहीं, बल्कि इसके पीछे आने वाले तूफान के कदमों की आहट पहचानने की चिंता व्याप्त है। और यही सत्य था। तूफान ही तो था जिसका प्रभाव आज तक महसूस होता रहा। धमाका उस दिन महसूस हुआ जब मैं अलसाई सी अपने बिस्तर पर आंखें मूंद पड़ी थी। तब एक तेज आवाज मेरे कानों में पड़ी, चाचा जी, कभी कभी मुझे लगता है आप अपने फायदे के लिए हमारे पिताजी के साथ रह रहे हैं। आपको अपनी बेटियों की शादी के लिए पैसा चाहिए ना, इसलिए। यह क्या? मैंने आंखें खोलकर देखा तो अपने पापा के सामने चंदू भैया को खड़ा देखा। यह क्या कह रहे हो? हमारे बीच में ऐसी भावना होती तो हम इतने वर्षों तक कभी साथ ना रह पाते। संयुक्त परिवार है हमारा, जहां हमारे तुम्हारे की कोई जगह नहीं। इतनी छोटी बात तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? पापा लगभग चिल्लाते हुए बोले। पापा की एक आवाज पर थर्राने वाले चंदू भैया की आज इतनी हिम्मत हो गई कि उम्र का लिहाज ही भूल गए थे। मैं सिहर कर चुपचाप पड़ी सोने का नाटक करने लगी, पर ताऊ जी के उस वाक्य का अर्थ मेरी समझ में आ गया था। नई पीढ़ी का रंग सामने आ रहा था। पिता होने के नाते वो अपने बेटे की नीयत जानते थे और अपने संयुक्त परिवार को हृदय से प्यार करने वाले ताऊ जी इसकी एकता के हर खतरे से बचाना चाहते थे। मेरे पापा ने जब यह बात मेरे ताऊ जी से कही तो वे केवल एक ही वाक्य बोल पाए, शतरंज की बाजी में दूसरे के मजबूत मोहरे पर ही सबसे पहले वार किया जाता है, वही हो रहा है। तुम मुझ पर विश्वास रखोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। कही हुई बात इतनी कड़वी थी कि उसकी कड़वाहट धीरे धीरे घर के वातावरण में घुलने लगी। उसका प्रभाव धीरे धीरे अन्य लोगों पर भी दिखने लगा और एक अदृश्य सी सीमा रेखा में सभी परिवार सिमटने लगे। एक ताऊ जी कॉलेज के वार्डन बनकर वहीं हॉस्टल में बने सरकारी घर में चले गए। दूसरे भी मन की शांति के लिए घर के पीछे बने 2 कमरे में रहने लगे। अपमान से बचने के लिए उन्होंने रसोई भी अलग कर ली। अलगाव की सीमा रेखा को मिटाने वाले सशक्त हाथ भी उम्र के साथ साथ धीरे धीरे अशक्त होते चले गए। ताऊ जी को लकवा मार गया और पापा भी अपने सबल सहारे को कमजोर पाकर परिस्थितियों के आगे झुकने को मजबूर हो गए। परंतु अंत समय तक उन्होंने ताऊ जी का साथ न छोड़ा। अब घर पर चंदू भैया व उनकी पत्नी के इशारे पर चलने लगा। समय आने पर मेरी भी शादी हो गई और मैं वैशाली के अपने इस प्यारे से घर को भूल ही गई। ताऊ जी, ताई जी, पापा का इंतकाल हो गया। माँ मेरे भाई के पास आ गई। अब मेरे लिए उस घर में बचपन की यादों के सिवा कुछ न था। समय का चक्र अविरल गति से घूम रहा था और आज चंदू भैया भी उम्र के उसी पड़ाव पर खड़े थे जिस पड़ाव पर कभी मेरे पापा अपमानित हुए थे। पर उन्होंने ऐसा पत्र क्यों लिखा? क्या कारण होगा? अचानक कानों में पति के स्वर पड़े तो मेरी तंद्रा भंग हो गई थी। तुम वैशाली क्यों नहीं चली जाती? तुम्हारा घूमना भी हो जाएगा, उनका अकेलापन भी दूर होगा, चाहे थोड़े दिनों के लिए ही सही। अचानक अपने पति की बातें सुनकर मैंने सोचा कि मुझे जाना चाहिए और मैं तैयारी करने लग गई। शिमला पहुंचते ही मैंने अपनी थकान भूल गई। तेज चाल से अपने मायके की ओर बढ़ते हुए मुझे याद नहीं रहा कि दिल्ली में रोज मुझे अपने घुटनों के दर्द की दवा खानी पड़ती है। कॉल बेल पर हाथ रखते ही चंदू भैया की आवाज सुनाई पड़ी, मानो वो मेरे आने का इंतजार दरवाजे के पीछे ही खड़े थे। छोटी, तू आ गई, बहुत अच्छा किया। मुझे ऐसा लगा मानो ताऊ जी सामने खड़े हों। तेरी भाभी तो तेरे लिए पकवान बनाने में व्यस्त है। तब तक भाभी जी भी डगमग चाल से चलकर मुझे लिपट गईं। सच कहूं तो उनके प्यार में आज भी वही आकर्षण नहीं था जो किसी अपने में होता है। आज हम सबको अपने पास बुलाना उनकी मजबूरी थी। अकेलेपन के अंधेरे से बाहर निकलने का एक प्रयास मात्र था। उसमें अपनापन कहाँ से आएगा? चल चल अंदर चल,
चंदू भैया मेरा सामान अंदर रखने लगे। घर में घुसते ही मेरी आंखें भर आईं। चारों ओर सुंदर सुंदर फर्नीचर व सामान सजा हुआ था, पर सब कुछ निर्जीव सा लग रहा था। काश चंदू भैया व भाभी जी समझ पाते कि रौनक इंसानों से होती है, कीमती सामानों से नहीं। घर से हमारे बचपन की यादें मिट चुकी थीं। आज माँ के हाथ के बने आलू की खुशबू मात्र कल्पना में महसूस हो रही थी। मकान की शक्ल बदल चुकी थी। दुकान से मिश्री, गुड़, किशमिश गायब थी। चंदू भैया तो वे चंदू भैया कहाँ थे? कितना बदल गया सब कुछ। मेरे मुंह से अचानक ही निकल गया, सच कहती है तू? वाकई सब बदल गया। देखना, चंदन जिसे बच्चे की तरह गोद में खिलाया था, आज मुझसे कितनी ऊंची आवाज में बात करने लगा। चंदू भैया के मन का गुबार मौका मिलते ही बाहर आ गया। चंदन कन्नू भैया का बेटा है। क्यों, क्या हो गया? कहता है मैं जायदाद पर अपना अधिकार जमाने के लिए नौकरी छोड़कर यहाँ आया था। बता भला, मैं ऐसे क्यों करता? जानता है ना कि मैं कमजोर हो गया हूँ और जो चाहे कह जाता है। अपना हिस्सा मांग रहा है, कौन सा हिस्सा दूं? और लोग भी तो हैं। कहते कहते चंदू भैया हाँफने लगे। बंटवारे का चक्कर होगा तो मैं और तेरी भाभी कहाँ जाएंगे? बबीता भैया की बेटी भी अमेरिका में बस गई थी। असुरक्षा व भय का भाव भैया की आवाज में साफ झलक रहा था। मेरे कदम जम गए। कानों में दोनों आवाजें गूंजने लगी, एक जो मेरे पापा से कही गई थी और दूसरी आज जो ये चंदू भैया की। कितनी समानता है। न्याय मिलने में सालों तो लगे, पर मिला। शायद इसलिए परिस्थितियों ने चंदू भैया को मुझसे चिट्ठी लिखवाई, क्योंकि उस दिन अपने पापा को मिलने वाली प्रत्यक्ष पीड़ा की प्रत्यक्षदर्शी गवाह मैं ही थी। इसलिए आज न्याय प्राप्त होने की शांति में भी मैं महसूस कर रही थी। आंखें बंद कर मन ही मन मैंने ऊपर वाले को धन्यवाद दिया। आज चंदू भैया को इस स्थिति में देखकर मुझे अपार दुख हो रहा था। बचपन के सखा थे वे हमारे। भैया, हम आपके साथ हैं। हमारे होते हुए आप अकेले नहीं हैं। मैं वादा करती हूँ कि तीज त्योहारों पर और इसके अलावा जब भी मौका लगेगा, हम एक दूसरे से मिलते रहेंगे। मैंने अपनी आवाज को सामान्य करते हुए कहा, क्योंकि मैं किसी भी हालत में अपने हृदय के भाव भैया पर जाहिर नहीं करना चाहती थी। मेरे इतने ही शब्दों ने भैया को राहत सी दे दी थी। उनके चेहरे से अब तनाव की रेखाएं कम होने लगी थी। आखिर मेरे चलने का दिन आ गया। पूरे घर का चक्कर लगाकर एक बार फिर अपने मन की उदासी को दूर करने का प्रयास किया, पर प्रयास व्यर्थ ही गया। बस स्टैंड पर भैया की आंखों में आंसू देखकर मेरे सब्र का बांध टूट गया, क्योंकि ये आंसू सच्चाई के लिए हुए थे। पश्चाताप था उनमें। अब खाइयां इतनी गहरी थीं कि उनको पाटने में वर्षों लग जाते। ताऊ जी की सहेजी गई अमानत अब पहले जैसा रूप ले सकती थी। बस चल पड़ी और भैया भी लौट गए। मन में एक टीस सी उठी कि काश यदि चंदू भैया जैसे कोई लोग भी दांव लगाने से पहले समय के चक्र की अविरल गति का एहसास कर लें, तो वे कभी भी ऐसे दांव लगाने की हिम्मत ना करें। यह अटल सत्य है कि यही चक्र एक दिन उन्हें भी उस स्थिति पर खड़ा करेगा जिस पर उन्होंने दूसरे व्यक्ति को कमजोर कर समझ कर खड़ा किया है। इस तथ्य को भुलाने वाले चंदू भैया आज दोहरी पीड़ा झेल रहे थे, निजी व पश्चाताप की। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें और इस कहानी से क्या शिक्षा मिली हमें कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।